हेलो डियर स्टूडेंट्स, लर्नर, माय नेम इज शाहनवाज अहमद और आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप कनेक्शन। क्लियर? लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, टोटल एनर्जी लाइन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख ली थी। आज हम लोग स्टडी करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप कनेक्शन कौन कौन से होंगे। तो बेसिकली इसमें अगर देखा जाए तो आपको तीन टाइप का ही कनेक्शन मिलेगा। एक पाइप सीरीज में जोड़ा गया होगा, या फिर पाइप पैरेलल जोड़ा गया होगा, या फिर एक पॉइंट पर मोर देन टू पाइप्स आकर के कनेक्ट हो रहे होंगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जंक्शन पॉइंट। तो हम लोग यहाँ पर तीन चीज़ को स्टडी करेंगे, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन एंड पाइप जंक्शन को। ठीक है? तो उसमें सबसे पहला अगर हम लोग टाइप्स ऑफ पाइप कनेक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं सीरीज कनेक्शन को। ठीक है? यानी कि हम लोग जितने भी पाइप होंगे उन सारे पाइप्स को, नंबर ऑफ पाइप्स को सीरीज में जोड़ेंगे और हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो सपोज दैट, देखिए ऐसा करते हैं, हम नंबर ऑफ पाइप्स को सीरीज में ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। सपोज दैट ये पाइप 1 है, इसको एक पाइप 2 से हमने जोड़ा है और इसको एक तीसरे पाइप से फिर हमने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। ठीक है? तो देखिए तीन पाइप है, पाइप 1, पाइप 2, पाइप 3। ठीक है? तीनों पाइप को हमने कैसे जोड़ा है, सीरीज में जोड़ा है। इस पाइप का अपना कुछ डाया होगा, सपोज दैट उसको हम D1 कह दे रहे हैं, इसका अपना कुछ लेंथ होगा, L1 होगा, इसमें जो फ्रिक्शन फैक्टर है उसको मान ले रहे हैं F1। यहाँ पर जो डाया है इसको मान लिया हमने D2 है, फ्रिक्शन फैक्टर F2 है, इसकी लंबाई L3 है। इस पाइप, थर्ड पाइप की जो डाया है, सपोज दैट हमने माना D3 है, फ्रिक्शन फैक्टर F3 है और इसकी लंबाई L3 है। ठीक है? तीन अलग पाइप है, तीनों पाइप को हमने सीरीज में जोड़ दिया। यहां से फ्लो इन हो रहा है इसमें और यहां से फ्लो आउट होगा। सपोज दैट यहां से जो डिस्चार्ज जा रहा है वो है Q, तो यहां पर जो आउट होगा ये भी कितना मिलेगा डिस्चार्ज, यहां पर Q, क्योंकि हम लोगों का फ्लूइड कैसा है, इनकम्प्रेसिबल, और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए डिस्चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है? अब देखो, सीरीज कनेक्शन में और पैरेलल कनेक्शन में अगर हम लोग मेजर डिफरेंस देखेंगे तो उसमें एक मेजर डिफरेंस ये मिलता है कि सीरीज कनेक्शन में जितने भी पाइप होंगे, इन पाइप को भी अगर तुमने सीरीज में जोड़ा होगा तो हर पाइप में जो डिस्चार्ज होगा वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है? क्योंकि देखो, अगर यहाँ से Q डिस्चार्ज आएगा तो यहाँ पर भी डिस्चार्ज जो Q1 होगा वो भी Q के बराबर ही होगा, Q2 जो होगा वो भी Q के बराबर होगा, और जो Q3 होगा ये भी Q के बराबर ही होगा। ठीक है? तो पहला फंडामेंटल चीज क्या पता चला कि सीरीज कनेक्शन के लिए Q1, Q2, Q3 सब का सब Q के बराबर होगा। दैट इज कि सीरीज कनेक्शन में डिस्चार्ज कभी भी चेंज नहीं होता है। क्लियर? लेकिन सीरीज कनेक्शन में पहले पाइप में जो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन आएगा वो HF1 होगा, दूसरे पाइप में हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन जो होगा वो होगा HF2, तीसरे पाइप में हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन जो होगा वो होगा HF3। तीनों पाइप की लंबाई, डाया, फ्रिक्शन फैक्टर अलग अलग हो सकता है, इसलिए तीनों पाइप में हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन जो होगा वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है? तो क्या पता चला, सीरीज कनेक्शन में डिस्चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन HF1 इज नॉट इक्वल्स टू HF2 इज नॉट इक्वल्स टू HF3, ये नहीं होगा। यानी कि अगर टोटल हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन की अगर हम बात करें, कैपिटल HF तीनों का मिला करके, तो वो मेरे को मिलेगा HF1 प्लस HF2 प्लस HF3। ये मेरा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ठीक है? जब भी हम लोग सीरीज कनेक्शन की बात करेंगे, ये दो पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि आपको डिस्चार्ज हर पाइप में क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन हर पाइप में जो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन होगा
वो अलग अलग होगा, ठीक है। इसीलिए जब हम टोटल हेड लॉस की बात करेंगे तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इन सारे में जितने भी पाइप कनेक्शन है इन सबको जोड़ेंगे और जो हेड लॉस निकलेगा वही मेरा टोटल हेड लॉस होगा, ठीक है। तो ये मेरा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जिसको हमने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन देखिए, अब किसी भी कनेक्शन को पढ़ने के लिए हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है, वो है इक्विवेलेंट पाइप का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज इक्विवेलेंट पाइप। इक्विवेलेंट पाइप, तो देखो कहा यह गया कि ठीक है, बहुत सारे पाइप, अगर नंबर ऑफ पाइप अगर हम n कर दें तो हर पाइप का अलग अलग हम लोग फ्रिक्शन फैक्टर निकालें, फिर ऐड करें, फिर बताएं कि देखो फाइनली ये होगा। तो हम लोग क्यों ना एक ऐसा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, एक ऐसा पाइप इंट्रोड्यूस करते हैं, इमेजिनरी पाइप, ठीक है, जिसका डाया जो होगा वो डी इक्विवेलेंट कहलाएगा, जिसका लेंथ जो होगा वो एल इक्विवेलेंट कहलाएगा, इनके डाया एंड लेंथ ऑफ द इक्विवेलेंट पाइप कहलाएगा। और उस पाइप में उतना ही डिस्चार्ज होगा और उतना ही हेड लॉस होगा जितना इस पूरे कनेक्शन में हो रहा है। तो एक ऐसे पाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट पाइप। द पाइप हैविंग द सेम डिस्चार्ज एंड सेम हेड लॉस, ठीक है। जो मेरा एक्चुअल है उसी के इसमें हमने एक ऐसा पाइप अज्यूम किया और उसमें कोई कनेक्शन नहीं है, और एक ऐसे डाया ऐसे लेंथ का पाइप अज्यूम किया कि उसमें उतना ही डिस्चार्ज है जितना यहाँ है, उतना ही हेड लॉस है जितना यहाँ है। तो वो पाइप मेरा क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट पाइप कहलाएगा। और उस पाइप का जो डाया होगा उसको हम लिखेंगे डी इक्विवेलेंट, ठीक है। यानी कि ये हो गया आपका डाया ऑफ इक्विवेलेंट पाइप। और लेंथ को क्या लिखेंगे, एल इक्विवेलेंट, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट पाइप। तो क्यों ना हम डिस्चार्ज को लिखेंगे तो इक्विवेलेंट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, हेड को लिखें तो इक्विवेलेंट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। एक तो तरीका है तीनों निकाल के छोड़ दें। दूसरा, हमने कहा है कि एक ऐसा पाइप लिया है जिसमें उतना ही हेड लॉस है जितना इस कनेक्शन में है, तो वो हेड लॉस H के बराबर होगा या इन तीनों के समेशन के बराबर होगा। तो हम लोग उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे इक्विवेलेंट पाइप का, ठीक है। तो अब यहीं से देखो, हम लोगों को पता है कि हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन कैन बी मेजर्ड बाय डार्सी-वीबैक इक्वेशन। हम लोगों ने कल पढ़ा है कि डार्सी-वीबैक इक्वेशन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस हेड लॉस को हम लोग कैसे लिखते थे, FLV²/2GD, ठीक है। या फिर हम लोग ऐसे भी तो लिखते थे 8FLQ²/π² × G × D⁵ कल ही सिखाया है कि डार्सी-वीबैक इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और डार्सी-वीबैक इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। हम लोग डार्सी-वीबैक इक्वेशन का ये वाला फंडा क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो देखो, इक्विवेलेंट पाइप किसको कहा जा रहा है, वैसा पाइप जिसमें डिस्चार्ज एंड हेड लॉस जो है वो बिल्कुल क्या है, सेम है, किसके, ओरिजिनल के, ठीक है। तो अब देखो, अगर मेरा हेड लॉस है उसको ऐसे लिख सकते हैं, तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिखें, इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करें कि H बराबर होगा HF1 प्लस HF2 प्लस HF3। अब देखो, टोटल हेड लॉस को हम इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट पाइप लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 8 इक्विवेलेंट पाइप में फ्रिक्शन फैक्टर F इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट पाइप का लेंथ L इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट पाइप में डिस्चार्ज वही होगा जो यहाँ, इसलिए Q पे पावर 5 सॉरी Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर G D इक्विवेलेंट पे पावर 5 विच इज इक्वल टू HF1 को अगर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 8F1 L1 Q², क्योंकि देखो Q1 Q2 Q3 सब Q के बराबर है, ठीक है, डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर G D1 पे पावर 5 प्लस 8F2 L2 Q² डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर G D2 पे पावर 5 प्लस 8F3 L3 Q² डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर इंटू G D3 पे पावर 5। अब आप देखिए,
इन दोनों में आपको दिख रहा होगा कि सर 8 कॉमन है, पाई स्क्वायर कॉमन है, जी कॉमन है, क्यू स्क्वायर कॉमन है। ठीक है, यहां से भी वही चीजें कॉमन लीजिए, यहां भी देखिए सारी की सारी चीजें हैं, सब कट जाएगा। ये सारी चीजें यहां से क्या होंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। बचेगा क्या, आपको बच रहा है एफ इक्विवेलेंट एल इक्विवेलेंट बाई डी इक्विवेलेंट पे पावर 5 इज इक्वल टू F1 L1 बाई D1 पे पावर 5 प्लस F2 L2 बाई D2 पे पावर 5 प्लस F3 L3 बाई D3 पे पावर 5। ये आपको बच रहा है। तो अगर देखिए ये एक रिलेशन मिला और इसी रिलेशन को डिप्यूट साहब ने लिया और कहा कि अगर F1 F2 F3 सब का सब और F इक्विवेलेंट सब का सब आपस में बराबर हो तो क्या होगा। डिप्यूट साहब ने इसी इक्वेशन को लिया, यानी कि अकॉर्डिंग टू डिप्यूट्स उन्होंने कहा कि F1 F2 F3 F इक्विवेलेंट सब आपस में बराबर है। तो ये यहाँ से सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। क्या बचेगा, आपको बचेगा L इक्विवेलेंट बाई D इक्विवेलेंट पे पावर 5 विच इज इक्वल टू L1 अपॉन D1 पे पावर 5 प्लस L2 अपॉन D2 पे पावर 5 प्लस L3 अपॉन D3 पे पावर 5 एंड सो ऑन। नंबर ऑफ करेक्शन बढ़ा दी तो और हो जाएगा। एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज डिप्यूट्स इक्वेशन या डिप्यूट्स रिलेशन विच इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द सीरीज कनेक्शन। अब ऐसा क्यों किया, देखो अगर मेरे को इक्विवेलेंट पाइप के कॉन्टेक्स्ट में ध्यान से देखो, अगर हम H निकालना चाहते हैं और इक्विवेलेंट पाइप के कॉन्टेक्स्ट में तो हम क्या लिखते हैं, 8F इक्विवेलेंट L इक्विवेलेंट Q स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर G D इक्विवेलेंट पावर 5। अब आप ध्यान से देखो, आप देखोगे तो 8 कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है और Q जो होगा वही लेंगे। सिर्फ मेरे को क्या चाहिए, F इक्विवेलेंट चाहिए, L इक्विवेलेंट चाहिए और D इक्विवेलेंट पावर 5 चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए। तो इसका वैल्यू हम लोग डायरेक्टली या तो यहां से निकाल सकते हैं, अगर F अलग अलग है तो यहां से निकाल सकते हैं, और अगर F सेम था तो यहां से निकाल सकते हैं। तो डायरेक्टली इसको आसानी से कैलकुलेट करके यहां पुट करेंगे, H डायरेक्टली आ जाएगा, जल्दी से आ जाएगा, इसलिए हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। तो डिप्यूट्स इक्वेशन जो है ये आपको किसके लिए यूज करना है, ये आपको सीरीज कनेक्शन के लिए यूज करना है। लेकिन अगर पैरेलल कनेक्शन की बात करेंगे तो देखिए पैरेलल कनेक्शन को हम लोग सीखते हैं। तो सीरीज कनेक्शन में ऑब्जेक्टिव अगर पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है, कैसे पता चलेगा कि सीरीज कनेक्शन है। हमेशा याद रखो, नंबर ऑफ पाइप्स कितने भी हो, हर पाइप में डिस्चार्ज क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। लेकिन हेड लॉस सारे पाइप का क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। क्लियर है, ठीक है। तो देखिए वो था आपका सीरीज कनेक्शन। अब हम लोग बात करेंगे पाइप कनेक्शन में पैरेलल की। तो पैरेलल एंड सीरीज में जो मेजर डिफरेंस है वो यहीं पर आपको पता चलेगा। देखिएगा, अभी 2 मिनट में बताते हैं आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैरेलल कनेक्शन का डायग्राम बना देंगे और उस डायग्राम से हम लोग स्टडी करना शुरू करेंगे कि पैरेलल कनेक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, ठीक है। देखिए हम लोग बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन के। सपोज दैट हम यहां पर एक पाइप कनेक्शन बना रहे हैं आपको,
देखिए हम यहाँ पे आपको एक पैरेलल कनेक्शन बना के दिखाते हैं। ठीक है, यहां से फ्लो इन हो रहा है, डिस्चार्ज यहां पर है Q, यहां भी डिस्चार्ज आपको मिलेगा Q, यहां भी डिस्चार्ज Q मिलेगा। पहला कनेक्शन, ये दूसरा कनेक्शन, जैसे फ्लूइड इधर जाएगा वो हो जाएगा Q1, जैसे इधर आएगा वो हो जाएगा Q2। ठीक है, तो सबसे पहला फंडा क्या समझ में आया? देखो सीरीज कनेक्शन में हमेशा डिस्चार्ज सारे पाइप में क्या रहता था? सेम। लेकिन यहां पर देखो जैसे ही पाइप 1 एंड पाइप 2 दोनों क्या है? पैरेलल है। और इसको ऐसे मत सोचना, बोर्ड पे बनाए इसलिए ये ऊपर नीचे दिख रहा है, जमीन पर होगा तो एक पाइप है, ठीक है, इससे कनेक्ट हुआ एक पाइप ऐसे और ऐसे चला गया और ऐसे और ऐसे चला गया, एक ही ग्राउंड पर है, एक में से दो पैरेलल कनेक्शन बना है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर सबसे पहला फंडा क्या समझ में आया कि हर पाइप में डिस्चार्ज अलग अलग होगा। ठीक है, डेट इज आप ये नहीं कह सकते हैं कि Q1 बराबर Q2 होगा। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हाँ डिस्चार्ज हमेशा क्या रहेगा? Q इज द समेशन ऑफ Q1 प्लस Q2 रहेगा। अब ध्यान से देखिए एक चीज, पहले के लिए हमने लेंथ मान लिया L1 है, ठीक है, इसके लिए हमने मान लिया डाया D1 है, इसका फ्रिक्शन फैक्टर F1 है, L2 D2 F2, ये सारी चीजें हमने सपोज दैट मान ली। ठीक है, इसका एरिया हमने माना A1 है, यहाँ एरिया A2 है, यहाँ वेलोसिटी V2 है, यहाँ वेलोसिटी V1 है। तो सिंपल सा फंडा ये है, देखो जब भी पैरेलल कनेक्शन की बात करें तो देखो डिस्चार्ज कांस्टेंट नहीं रहता है हर पाइप में, लेकिन दोनों ही पाइप का जो हेड लॉस होगा, डेट इज यहां पर अगर हेड लॉस फ्रिक्शन कारण HF1 है, इसमें HF2 है, तो पैरेलल कनेक्शन में हमेशा याद रखिएगा कि पैरेलल कनेक्शन के लिए हेड लॉस हमेशा जितना भी पाइप पैरेलल आप बनाएंगे सबके लिए हेड लॉस क्या रखा जाता है? कांस्टेंट ही रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर इस पाइप में और इस पाइप में दोनों में फ्रिक्शन में फर्क होगा तो देखो दो रास्ता है कहीं जाने का। ठीक है, आप दोनों तरफ से जा सकते हैं, लेकिन एक रास्ता जो है आपको बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, बहुत ज्यादा हर्डल प्रोवाइड कर रहा है, तो आप क्या करोगे? आप अवॉइड करोगे उस रास्ते से। ठीक वही चीज है, अगर हम एक पाइप का फ्रिक्शन फैक्टर हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन बहुत ज्यादा कर देंगे, एक का कम कर देंगे, तो जिधर फ्रिक्शन ज्यादा होगा फ्लूइड उधर ना जा करके इधर से ज्यादा फ्लो करने लग जाएगा। ठीक है, और इस चीज को आप हर जगह एनालाइज करेंगे, जब बाउंड्री लेयर थ्योरी पढ़ाएंगे तो वहां भी बताएंगे। ठीक है, तो देखिए ये चीज समझ में आया कि दोनों का क्या होगा? हेड लॉस जो होगा वो हमेशा सेम होगा फ्रिक्शन के कारण, और उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो हेड लॉस को हम लोग लिख सकते हैं FLV² / 2GD। ठीक है, अब पहले के लिए लिखेंगे तो V1 L1 D1 ले लेंगे, दूसरे के लिए लिखेंगे तो हम लोग F2 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए एक फंडा क्या समझ में आया कि A1 ये है। ठीक है, तो क्यों ना हम लोग यहीं से ऐसा करते हैं, यहीं पर हम लोग सपोज दैट मान लो अगर हम V1 को निकालना चाहते हैं तो हम क्या लिख देंगे? 2G D1 HF1 डिवाइडेड बाय F1 L1, ठीक है, का रूट अंडर, सपोज दैट ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर V2 लिखना होगा तो V2 के टर्म्स में भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 है, तो Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर इक्विवेलेंट पाइप के टर्म्स में लिखेंगे तो Q को लिखेंगे A इक्विवेलेंट V इक्विवेलेंट, और इसको क्या लिख देंगे? A1 V1 प्लस A2 V2। A1 V1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? A को क्या लिखेंगे? π/4 D इक्विवेलेंट स्क्वायर इंटू V इक्विवेलेंट प्लस π/4 D1 स्क्वायर इंटू V1 प्लस π/4 D2 स्क्वायर इंटू V2। π/4 कैंसिल आउट हो गया, यहां से क्या बचा? D इक्विवेलेंट स्क्वायर बाई V इक्विवेलेंट एंड समथिंग समथिंग इस तरीके से बच रहा है।
तो क्यों ना हम लोग v के जगह पर इस तरीके से वैल्यूज को पुट करना शुरू करते हैं। तो d इक्विवेलेंट का हमने क्या कर दिया, हमने d इक्विवेलेंट को लिख दिया d इक्विवेलेंट स्क्वायर, एंड v इक्विवेलेंट को क्यों ना हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, 2g। और अगर सपोज दैट सेम हेड लॉस लेना है तो फ्रिक्शन फैक्टर दोनों का हम लोग क्या ले रहे हैं, सेम ले रहे हैं, HF1 बराबर HF2 बराबर HF, ठीक है। तो देखो, या फिर यहां पर ये भी लिख दो F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इतना, ये हम लोग मान के चल रहे हैं, अज्यूम किया है। तो देखो 2G D इक्विवेलेंट HF इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय F इक्विवेलेंट L इक्विवेलेंट रूट अंडर विच इज इक्वल टू D1 स्क्वायर रूट अंडर 2G D1 इंटू HF1 डिवाइडेड बाई F1 L1 प्लस D2 स्क्वायर रूट अंडर 2G, इसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है, D2 स्क्वायर रूट अंडर 2G D2 HF2 F2 L2, इस तरीके से लिख दिया। अब देखो, अगर हमने माना है कि F1 F2 F इक्विवेलेंट सब आपस में बराबर है, HF1 HF2, और हम ये भी कहेंगे जब हम लोग इक्विवेलेंट सब में सेम मान रहे हैं तो एक HF इक्विवेलेंट को भी क्या मानेंगे, सेम ही मानेंगे, ठीक है। तो देखिए सिंपल, यहां से देखिए क्या क्या चीज हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2G कैंसिल आउट कर दिया, F इक्विवेलेंट HF इक्विवेलेंट F1 HF1 F2 HF2 ये सब हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्या बचेगा, यहां से बचा आपको D इक्विवेलेंट स्क्वायर रूट अंडर D इक्विवेलेंट बाई L इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू D1 का स्क्वायर रूट अंडर D1 बाई L1 प्लस D2 स्क्वायर रूट अंडर D2 बाई L2। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे एक रिलेशन मिल जाएगा, और इस रिलेशन का इस्तेमाल आप कहाँ कर सकते हैं, पैरेलल में। ये मैंने इसलिए कराया है, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है ये इक्वेशन कौन से कनेक्शन के लिए वैलिड है, तो हम लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। पावर 2 है, यहाँ 1/2 है, 2 5/2, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर D इक्विवेलेंट पावर 5/2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर L इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू D1 पे पावर 5/2 रूट अंडर L1 प्लस D2 पे पावर 5/2 रूट अंडर L2। तो इस तरीके का अगर इक्वेशन दिया हो तो आप ये इक्वेशन कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये इक्वेशन आपको पैरेलल में यूज़ कर सकते हैं। डिप्यूट्स इक्वेशन आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, सीरीज कनेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पैरेलल एंड सीरीज में मेजर डिफरेंस केवल यही है, वहाँ डिस्चार्ज हर पाइप में सेम होता था, यहाँ डिस्चार्ज हर पाइप में अलग अलग होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, वहाँ पर हर पाइप में फ्रिक्शन लॉस जो होता था, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, वो अलग अलग होता था, यहाँ पर क्या होगा, सब में सेम होगा, ठीक है। ये फ़र्क है पैरेलल एंड सीरीज में, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग जंक्शन कनेक्शन की बात करें तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर किसी एक पॉइंट पर नंबर ऑफ मोर देन 2 पाइप्स को हम लोग क्या कर दें, कनेक्ट कर दें, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, जंक्शन पॉइंट कहते हैं, ठीक है। 2 से ज़्यादा पाइप एक ही पॉइंट पर आकर के जब कनेक्ट होते हैं तो उस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देंगे, उस पॉइंट को हम लोग नाम देंगे जंक्शन पॉइंट। क्लियर। तो सिंपल है, जंक्शन से अक्सर छोटे मोटे 1-2 ऑब्जेक्टिव्स पूछ लिए जाते हैं। तो देखो, अगर पाइप जंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो हमने क्या बोला, हमने आपको बताया कि अगर एक ही पॉइंट पर मोर देन 2 पाइप्स, ठीक है, सपोज दैट यहां से फ्लूइड आ रहा है, यहां से भी फ्लूइड आ रहा है, यहां को फ्लूइड जा रहा है, दिस इज पाइप 1, दिस इज पाइप 2, दिस इज पाइप 3, ठीक है। देखिए यहाँ से जो डिस्चार्ज आएगा वो होगा Q1, यहाँ से होगा Q2, यहाँ पर आएगा Q3, तो Q3 क्या होगा, Q1 प्लस Q2 होगा, ठीक है। तो एक ही पॉइंट पर, और यहाँ पर जो एक पॉइंट है यही है आपका कौन सा पॉइंट कहला रहा है, दिस इज कॉल्ड
जंक्शन पॉइंट, और हमेशा याद रखिएगा जंक्शन पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जहां पर फ्लो वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। देखो इधर से फ्लूइड आएगा, इधर से भी फ्लूइड आएगा, दोनों फ्लूइड आपस में मिक्स होगा, फिर एक थर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो फॉर अ इंस्टेंट, फॉर अ टाइम, वो फ्लूइड एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होता है, रुकता है, फिर थर्ड डायरेक्शन में जाता है। ठीक उसी तरीके से है, जैसे आप इसको ऐसे समझिए, कार्टून में आपने देखा होगा कई बार कि ऐसा है कि एक बंदा है, वो दौड़ता जा रहा है और अचानक से पहाड़ ख़त्म हो गया, वो रुका, नीचे देखा और फिर गिरा। तो बिल्कुल यही चीज़ होता है रियलिटी में भी, लेकिन वो उसने टाइम इंस्टेंट को बढ़ा दिया है। आपने एक बॉल हवा में फेंका, बॉल ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, रुकेगा, फिर नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ भी वही चीज़ है, इधर से फ्लूइड आ रहा है, इधर से फ्लूइड आ रहा है, दोनों मिक्स होगा, मिक्स होने के बाद किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होगा, रुकेगा और फिर थर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और उस पॉइंट का नाम क्या है, जंक्शन पॉइंट। और जंक्शन पॉइंट पर क्या बनता है, स्टैग्नेशन पॉइंट बनता है। द पॉइंट एट विच द फ्लो वेलोसिटी बिकम्स जीरो इज नोन एज स्टैग्नेशन पॉइंट। क्लियर है, ठीक है। और इसी स्टैग्नेशन पॉइंट पर आपको जंक्शन पॉइंट मिल रहा है। तो स्टैग्नेशन पॉइंट पर मैंने क्या बताया था, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड टोटल एनर्जी लाइन दोनों सेम होता है। इसीलिए अगर कोई पूछे ऑब्जेक्टिव में कि जंक्शन पॉइंट पर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड टोटल एनर्जी लाइन कैसे होंगी, तो आप हमेशा क्या बोलेंगे, दोनों एक ही लाइन होगा, ठीक है। या फिर आपको जंक्शन पॉइंट पर जो टोटल हेड मिलेगा वो कौन सा हेड होगा, वो होगा पीजोमेट्रिक हेड। क्लियर, ठीक है। तो ठीक है, इसको याद रखिएगा जंक्शन को। अब हम लोग आ जाते हैं पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप्स, यानी किसी पाइप से अगर पावर ट्रांसमिशन करना है तो हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना पावर ट्रांसमिशन कर सकते हैं और उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, ठीक है। तो अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप। पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप, ठीक है। अब सपोज दैट, देखिए हमने एक पाइप कनेक्शन बनाया है यहां पे, ये आपको इसका सेंटर लाइन है, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो है h, यानी कि हेड के फॉर्म में इस रिजर्वायर के पास जो एनर्जी अवेलेबल है वो h मीटर की एनर्जी अवेलेबल है, ठीक है। अब एक पाइप कनेक्शन को हमने यहाँ से जोड़ दिया है। अभी देखिए ये मेरा पॉइंट जो है पाइप के का एंट्री है और ये जो है ये है एग्जिट, ठीक है। और हम माइनर लॉसेस को नेग्लेक्ट करके चलेंगे, ठीक है। सपोज दैट इस पाइप की लेंथ L है, फ्रिक्शन फैक्टर F है, इसका डाया है D। क्लियर। अब आप देखो सिंपल सा फंडा है, अगर हम एंट्री पर पूछें कि जो पावर एंट्री पर लेकर के फ्लूइड आया होगा, यानी कि एंट्री पर इस फ्लूइड के पास जो पावर अवेलेबल होगा वो क्या होगा, तो देखो सिंपल सा फंडा है, पावर का मतलब होता है वर्क अपॉन टाइम, या ये कहो एनर्जी बाई टाइम, यही है आपका पावर, ठीक है। तो अगर हम एनर्जी की बात करें तो यहां पर जो एनर्जी अवेलेबल है वो कितनी है, वो है पोटेंशियल एनर्जी, और उसको अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो वो पावर को बता देगा कि पावर इनिशियली इसके पास क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज mgh/t, एंड मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास को लिख सकते हैं हम लोग वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू g इंटू h/t। वॉल्यूम को लिखेंगे एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी इंटू g इंटू h, और L/t यहां लिख दें तो L/t क्या होगा, वेलोसिटी। डेट इज हम लोग पावर को ऐसे लिख सकते हैं कि एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू रो इंटू जी इंटू एच, और एरिया इंटू वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, डिस्चार्ज। तो क्यों ना हम लोग रो जी क्यू एच भी लिख दें, यानी कि जब भी हम लोग पावर को फ्लूइड मैकेनिक्स के टर्म्स में लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे, रो जी क्यू एच, या फिर
रो जी ए वी एच भी लिख सकते हैं, ठीक है, मर्जी है अपनी। अब देखो सिंपल सा फंडा है, एंट्री पर जो पावर आएगा, ठीक है, यानी कि पाइप के इनलेट पर जो पावर होगा वो कितना होगा, जो पावर इसके पास होगा वही होगा। दैट इज उसको हम क्या लिखेंगे, अगर इस फ्लूइड की डेंसिटी क्या है, रो है, ठीक है, और जो डिस्चार्ज है यहाँ पे अगर क्यू डिस्चार्ज है तो यहाँ भी डिस्चार्ज क्या मिलेगा, क्यू ही मिलेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया रो इंटू जी क्यू इंटू एच, जो हेड यहाँ पर अवेलेबल था वही पावर लेकर के ये इनलेट पर पहुँचा, ठीक है। अब देखो सिंपल सा फंडा है, अगर हम कहें कि पावर अवेलेबल एट द पाइप एग्जिट, अगर पाइप के एग्जिट पर पावर निकालना है तो सिंपल सा फंडा है, यहाँ पर जो पावर लेकर के फ्लूइड आया होगा यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इस दौरान उसके पावर में या उसके एनर्जी में कुछ ना कुछ क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। तो यहाँ पर जो हेड अवेलेबल था वो H था, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो अवेलेबल हेड बचा होगा वो कभी भी H नहीं बचेगा, कुछ ना कुछ लॉस हुआ होगा ना। तो जो लॉस हुआ है उस लॉस को आप इसमें से घटा दीजिए, यानी देखिए एग्जिट पर अवेलेबल हेड होगा H माइनस HF, लेकिन यहाँ पर होगा केवल H। माइनर लॉस बहुत कम होते हैं इसलिए निग्लेक्ट करके चल रहे हैं। तो पावर एट द एग्जिट क्या मिलेगा आपको, P एग्जिट अगर हम बात करें तो P एग्जिट का मतलब है कि मेरे को मिलेगा रो इंटू जी इंटू क्यू इंटू एच माइनस एच एफ, ये रहेगा मेरे को हेड लॉस एट द एग्जिट। अब देखिए रो को रो लिखा हमने, जी को जी लिखा हमने, ठीक है, क्यू को क्यू लिखा हमने, एच को एच लिखा, लेकिन हेड लॉस को क्या लिख सकते हैं, 8FL क्यू स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू जी डी पे पावर 5। हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन को हम लोग ऐसे लिख सकते थे, ठीक है। सिमिलरली क्यों ना हम इसको और ऐसे लिख देते हैं, रो जी एच इंटू क्यू माइनस 8FL क्यू पे पावर 3 डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर जी डी पे पावर 5, ठीक है। ये है मेरा पावर एट द एग्जिट जो फ्लूइड लेकर के एग्जिट पर पहुंचा होगा, ठीक है। तो हम क्या चाहेंगे कि एग्जिट पर जो पावर हो वो मैक्सिमम हो, यानी कि लॉस कम से कम हो। जितना मैक्सिमम पावर लेकर के एग्जिट पर पहुंचेगा फ्लूइड उतना मेरे लिए बेहतर है। तो अब देखिए सिंपल कि हम लोगों को अगर मैक्सिमाइज करना है तो एग्जिट पर जो पावर है इसको हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, जो वेरिएबल होगा। अब देखो यहाँ पर वेरिएबल अगर हम लोग देखें तो डिस्चार्ज जो है हम लोग वेरी करा सकते हैं इनलेट पर एग्जिट पर डिस्चार्ज को चेंज करके, ठीक है। तो हम लोग इसको डिस्चार्ज के साथ डिफरेंशिएट करेंगे और 0 के बराबर पुट करेंगे तो पावर मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए क्यू के साथ, तो देखिए क्या मिलेगा, रो क्यू पहले ही उधर 0 की तरफ भेज दिया, यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचेगा H माइनस 3 इंटू 8FL क्यू स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर जी डी पे पावर 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से और क्या हुआ, H को हमने H लिखा, 3 को मैंने 3 लिखा, और इस पूरे को हम फिर से क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को हम लोग देखेंगे तो पता चला ये तो हेड लॉस ही है ड्यू टू फ्रिक्शन। तो क्यों ना हम उसको लिख देते हैं 3HF इज इक्वल टू 0, डैट इज कि H बराबर 3HF, या आप ये कहो कि HF इज इक्वल टू H बाई 3, ठीक है। एंड दीज आर दी कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप, ठीक है। तो देखिए ये मेरा कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन है, यानी कि कितना भी कुछ कर लें हम लोग, अगर मेरे पास अवेलेबल हेड H है तो पाइप के एग्जिट तक पहुंचते पहुंचते
हम लोगों का जो फ्रिक्शन लॉस होगा वो कम से कम, मैक्सिमम पावर तभी तो होगा जब कम से कम जो हेड लॉस होता है फ्रिक्शन लॉस वो टोटल का बाई 3 होता है। ठीक है, यानी कि कुछ भी कर ले हम लोग, एग्जिट पर पहुंचते पहुंचते जो हेड लॉस होगा वो टोटल अवेलेबल हेड एट द इनलेट का बाई 3 होता है। ठीक है, तो यहीं से अगर हम लोग पता करें कि एग्जिट पर पहुंच रहा है तो एग्जिट पर पहुंचते पहुंचते जो लॉस हो गया वो h/3 का लॉस हो गया, तो ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी क्या होगी, यानी एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन अगर हम लोग निकालें तो सिंपल एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। अब आप देखिए आउटपुट पावर कितना है या एग्जिट पावर कितना है, यही है, तो हम लोग लिख सकते हैं रो जी क्यू एच माइनस एच एफ, और इनलेट पर पावर कितना था तो रो जी क्यू इंटू एच, रो जी क्यू कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1 माइनस एच एफ बाई एच बचा। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसमिशन है। ठीक है, अब आप देखिए 1 माइनस लिखा हमने, और मैक्सिमम ट्रांसमिशन की जो एफिशिएंसी अगर हमको निकालनी है तो एच एफ का वैल्यू कितना पुट करना पड़ेगा, h/3, तो h/3 इंटू एच कैंसिल आउट हो गया, कितना आया, यानी मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन कितना कर सकते हैं 66.67%। यानी हम लोग अगर कहीं पर भी पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं वो 66.67% कर सकते हैं, और ये कहिए कि कम से कम हमारा 33.33% तो लॉस होगा ही। क्लियर है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन का कंडीशन समझ में आ गया। मैक्सिमम पावर कितना ट्रांसमिट कर सकते हैं, इस पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए बहुत सिंपल है, इस पर अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये बताइए कि अगर मान लीजिए ऐसा ऐसा कनेक्शन है, इतना लॉन्ग है, ये वो है, तो आप चाहते हैं कि फ्लो मेंटेन रहे, और उस फ्लो को मेंटेन रखने के लिए मान लीजिए लैमिनार फ्लो हो रहा है, किसी पाइप कनेक्शन है, लॉन्ग पाइप है, डाया वाया सब दे रहा है, और कह रहा है कि आप चाहते हैं कि उस पाइप के अंदर फ्लो मेंटेन रहे, क्योंकि देखो अगर एक लंबा सा पाइप है, एंट्री पर जो पावर है, एग्जिट जाते जाते वो पावर तो चेंज हो रहा है, तो उसका फ्लो भी तो चेंज करेगा, तो आप चाहते हैं फ्लो मेंटेन रहे, तो लगातार उसको कितना पावर ट्रांसमिट करना है ये पूछा जाता है। तो सिंपल सा फंडा है, देखो इनलेट पर अगर हम बात करें कि पाइप के इनलेट पर पी एंट्री पर जो पावर मिलता है वो रो जी क्यू एच, एग्जिट पर ये मिल रहा है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है, तो डिफरेंस अगर चाहिए तो दोनों को घटा दो, क्योंकि देखो एग्जिट पर एंट्री पर 100 था, एग्जिट पर 80 ही मिला, और आप चाहते हैं फ्लो मेंटेन रहे, तो जो लॉस हो रहा है उतना ही पावर दे दो। तो सिंपल लॉस कितना हो रहा है, दोनों को घटा लो, एंट्री माइनस एग्जिट को घटाओ, देखो क्या मिलेगा, रो जी क्यू क्या होगा, सेम टर्म है, कैंसिल आउट हो जाएगा। आप देख लो इसको, मैंने क्या बोला, कितना पावर रिक्वायर्ड है, पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन फ्लो। अगर पूछा जाए फ्लो मेंटेन करने के लिए कितना पावर रिक्वायर्ड चाहिए या कितना पावर ट्रांसमिशन चाहिए, पी इनलेट माइनस पी आउटलेट या पी एग्जिट कर दो, इनलेट पर कितना था तो रो जी क्यू एच, माइनस आउटलेट पर कितना है तो रो जी क्यू एच, और ये माइनस यहाँ आके क्या हो जाएगा प्लस रो जी क्यू एच एफ। अब आप देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, क्या पता चला, पावर रिक्वायर्ड जब भी पूछा जाए आपसे, आप हमेशा कितना वैल्यू बताएंगे, रो जी क्यू एच एफ। जो हेड लॉस हो रहा था उसके कारण जो पावर में लॉस हो रहा था, उसी पावर को आप लगातार उसमें क्या करते जाइए, ट्रांसमिट करते जाइए, फ्लो हमेशा मेंटेन रहेगा। तो देखो रो जी फ्लूइड प्रॉपर्टीज से मिल जाएगा, क्यू नहीं दिया होगा तो तुम निकाल सकते हो एरिया इनटू डिस्चार्ज से। ठीक है, दूसरी चीज एच एफ नहीं देगा, और एच एफ क्या है, फ्रिक्शन लॉस। और फ्रिक्शन लॉस आप कैसे निकालेंगे, एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2GD से। अगर क्वेश्चन में एफ नहीं दिया हुआ है तो पहले चेक करना कि फ्लो लैमिनार है कि टर्बुलेंट है, अगर लैमिनार है तो 64 अपॉन आर से निकाल लेना, और टर्बुलेंट है तो 0.318 अपॉन आर पे पावर 1/4 एफ मिल गया।
तो बहुत सिंपल है, लैमिनार फ्लो का क्वेश्चन हो चाहे टर्बुलेंट फ्लो का क्वेश्चन हो, आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां तक आपका क्या है, पूरा पाइप कनेक्शन कंप्लीट हुआ। यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्लास जो हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम आपका शुरू करेंगे बाउंड्री लेयर थ्योरी को, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, इसके आगे जो होगा फर्दर नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे। टिल देन गुड बाय, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।